डॉक्टर खड़गावत, बहुत से लोगों को ये बात अभी अजीब सी लगती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है अचानक? क्या सबने पूड़ी समोसे और तला हुआ खाना शुरू कर दिया? अचानक सबने घर से बाहर सैर करना बंद कर दिया? क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, क्या है? ये अचानक नहीं हुआ है, काफी लंबे टाइम से हुआ है, जिसके रिजल्ट अभी हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल जैसा आपने सही कहा कि खाने में हमें बहुत तेजी से बदलाव आया है, उसके साथ में हमारी फिजिकल एक्टिविटी या जो शारीरिक परिश्रम है वो बहुत कम हुआ है। पैदल चलना कम हो गया है, साइकिल कम हो गई है, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गए हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अवेलेबल हैं, वॉशिंग मशीन हो गई है, सफाई करने के लिए सारे उपकरण हैं। तो इन सब का मिला के नतीजा यह हुआ है कि एक तरफ आप कैलोरीज ज्यादा खा रहे हैं लेकिन कैलोरीज का खर्च कम हो रहा है, तो शरीर में आप कैलोरीज इकट्ठी कर रहे हैं और ये कैलोरीज आपकी मेनली जो फैट के रूप में इकट्ठी हो रही है, और एक्सेस फैट होना डायबिटीज होने का एक प्रमुख कारण है। जी डॉक्टर रहेजा, अब आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जैसा कि बात तो ये आ गई कि डायबिटीज क्या होती है और क्या उसका असर हो रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है कि डायबिटीज को मापने के लिए जो पैमाना है, बहुत से लोग कहते हैं कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो खाली पेट यानी फास्टिंग और पीपी, वो क्या है और कितना उसका पैमाना होना चाहिए? देखिए, जो WHO गाइडलाइंस हैं उसमें 8 घंटे अगर पेशेंट खाली पेट है और उसके बाद जो फास्टिंग प्लाज्मा शुगर लेवल है वो 126 से अधिक है तो वो डायबिटिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml वाटर में डाल के पिलाएंगे और उसके 2 घंटे बाद जो रीडिंग आती है अगर वो 200 से अधिक है तो वो पेशेंट डायबिटिक ग्रुप में चला जाएगा। या उसका HbA1c जिसकी हम चर्चा करेंगे, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल बताता है 6.5% से अधिक है तो वो डायबिटिक ग्रुप में चला गया। और जिसका 100 से नीचे है फास्टिंग, वो नॉन डायबिटिक हो गया। लेकिन इसके अलावा जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से 125 के बीच में है, 100 से लेकर 125 के बीच में, ये जैसे डॉक्टर जिंगे ने बताया प्री डायबिटिक ग्रुप में आ जाते हैं। अच्छा। और जो ग्लूकोज लेवल जो है 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 140 से और 199 के बीच में है तो ये भी प्री डायबिटिक ग्रुप में आ गया। HbA1c 5.7 से 6.4% तक है तो ये प्री डायबिटिक ग्रुप है। ये ऐसा ग्रुप है जिनकी संख्या बहुत अधिक है और यदि इनमें हम समय से लाइफस्टाइल चेंजेस करें, उनको डाइटरी हैबिट चेंज करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, तो इनमें से स्टडीज में देखा गया है कि 35 से 58% जो पेशेंट हैं उनको डायबिटीज होने से बचाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो प्री डायबिटिक ग्रुप है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अलावा हमें स्कूल से ही इस चीज को टच करना है, क्योंकि ये देखा गया कि जो बच्चे बचपन में मोटे होते हैं, स्कूल में जिनके अंदर ओबेसिटी है, उनको आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंका ज्यादा है। और भारत में जो टाइप 2 डायबिटीज है वेस्ट कंट्रीज के कंपेयर में 10 से 15 साल पहले आ जाती है। ये लगभग हर बीमारी में यही आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो चिंताजनक भी हैं कि भारत में कई ऐसी बीमारियां हैं जो कम उम्र में पश्चिमी देशों के मुकाबले यहाँ वो बीमारियां 10 या 15 वर्ष पहले आ रही हैं। अभी अभी डॉक्टर रहेजा ने नाम लिया है HbA1c, उस पर हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि फिलहाल एक दर्शक हैं टेलीफोन लाइन पर, मोहन वी। आपका बहुत स्वागत और सवाल पूछिए। मुझे ये जानना है कि मेरी उम्र 41 इयर्स है जी, और लास्ट ईयर मेरा एक बेबी हुआ था थ्रू सिजेरियन सेक्शन जी, और लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें मेरी थोड़ी सी शुगर ज्यादा हो गई थी, विच वाज नोन एज गेस्टेशनल डायबिटीज जी। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आई शुड बी अलर्ट नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जी। और मैंने धीरे धीरे रेगुलर वॉक शुरू कर दी है और मेरी जो अब मैं घर पे चेक करती हूँ तो मेरी जो अभी जो डॉक्टर फास्टिंग की बात कर रहे थे वो अराउंड 86 और 90 के करीब आ गया है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कितनी चीनी रोज खा सकती हूँ कि मुझे अल्टीमेटली डायबिटीज ना हो, एंड आई रियली वांट टू हेल्प माई सेल्फ इन दिस। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और साथ ही जो चिंता है, चिंता के अलावा आपने सैर करनी शुरू कर दी है। डॉक्टर झिंगन, जेस्टेशनल डायबिटीज पर हम कार्यक्रम में जरूर बात करने वाले थे, सही मौका है, अभी बात करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे जैसे इनकी प्रेगनेंसी हुई और 3rd ट्राइमेस्टर में इनको शुगर बढ़ गई, तो ये एक नॉर्मल कोर्स है। नॉर्मली जिस समय उन्होंने प्रेगनेंसी जब हुई होगी, कंसीव किया होगा, तब डायबिटीज नहीं होगी, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है तो इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और ब्लड के शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
और जो दूसरा इनका बहुत अच्छा कंसर्न था, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया कि जैसे ही प्रेग्नेंट डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में जो है ब्लड शुगर लेवल्स नीचे आ जाते हैं। जैसा इन्होंने बहुत पूछा कि बचे कैसे, प्री कंसेप्शन से पहले जो इनका वेट था वही अगर ये रखेंगे तो उससे बच सकते हैं। अच्छा। अक्सर ये देखा गया कि 60% पेशेंट्स के अंदर जो जेस्टेशनल डायबिटीज के हैं 4 साल के अंदर अगर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसलिए क्योंकि आप प्री उसमें तो रहेंगे, हाई रिस्क में तो जरूर रहेंगे, लेकिन जरूरत है अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अपना जो है रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसा वो बता रही थी कि वो सैर करती हैं, लेकिन एक सवाल उनका और था कि मैं कितनी चीनी रोजाना खा सकती हूं ताकि मुझे आगे जाकर डायबिटीज ना हो। चीनी से सवाल नहीं है, अपना नॉर्मल बैलेंस डाइट लेने से है। अच्छा। ये नहीं जरूरी कि उसमें चीनी की मात्रा कितनी होगी, आप नॉर्मल, जैसे कि हम लोग अभी आगे भी चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज डाइट है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, मोर सैचुरेटेड फैट्स हैं, अगर उनको अवॉइड करेंगे तो ये बच सकते हैं पूरे अपने डायबिटीज से। डॉक्टर खरगावत, ब्लड शुगर मापने की बात आ रही थी, HbA1c का जिक्र आता है जरूर मधुमेह की जब बात आती है, तो इसका महत्व क्या है और क्या भूमिका होती है ये जानने में कि व्यक्ति को मधुमेह है या नहीं? HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसके आधार पे हम ये पता चल सकता है कि पिछले 3 महीनों में उस व्यक्ति का एवरेज शुगर कंट्रोल कितना था, उसका एवरेज कंट्रोल अच्छा था या नहीं था। यह एक साधारण टेस्ट है, ये आजकल सब जगह हो रहा है, लेकिन कुछ जगह पे स्टैंडर्ड के तरीके से नहीं हो रहा है, बट अधिकतर जगह ठीक हो रहा है। इस टेस्ट को लेके इसको हम देखते हैं कितने % है ये। अगर जिसमें अच्छा कंट्रोल है, इसमें HbA1c का लेवल 7% से कम रहना चाहिए। अगर 7% से कम है तो कहते हैं कि इस व्यक्ति का पिछले 3 महीने में ब्लड शुगर का कंट्रोल अच्छा रहा है। जी, ये चर्चा जारी रखेंगे आपके साथ। फिलहाल गुलशन कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर। गुलशन जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी कि मेरी यूरिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। कई बार 1 घंटे मुझे 2 या 3 बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है जी। और जब मैंने अपने ब्लड शुगर टेस्ट कराया तो कभी 140 आता है, कभी 142 आता है खाना खाने के बाद। और जब मैंने यूरिन टेस्ट कराया तो यूरिन टेस्ट में शुगर नील आती है और कोई इन्फेक्शन भी नहीं आता है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि ये डायबिटीज की स्थिति है या कुछ और प्रॉब्लम है? जी, डॉक्टर खरगावत क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने जो ब्लड शुगर के लेवल बताए उनको देख के कहना मुश्किल है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि अगर आप एक टेस्ट करवाएं जिसमें खाली पेट ब्लड शुगर चेक करें, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज पिए, उसके 2 घंटे बाद शुगर एक बार वापस चेक करें। अगर खाली पेट की शुगर 100 से कम आती है और 2 घंटे बाद आपकी शुगर 140 से कम आती है, उसी स्थिति में ही हम कह सकते हैं कि आपको ब्लड शुगर नहीं है। तो इनकी रीडिंग के हिसाब से क्या इनकी यूरिन कल्चर कराना जरूरी है, इसमें UTI होने का चांस है। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं है, इन्फेक्शन नहीं आया, नहीं है उन्होंने कहा है। तो उस स्थिति में जरूर एक बार ये टेस्ट करवा ले। जो रीडिंग आपने बताई है वो खाना खाने के बाद की है, उसको देख के हम पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। डायबिटीज के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये समझने की है कि एक बार मधुमेह रोग जब हो जाता है तो शरीर के हर अंग पर उसका जो असर पड़ता है वो पूरे जीवन को किस तरह बदल सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद नहीं पड़ता होगा। इस रिपोर्ट से जरा ऐसे तमाम भ्रम को दूर कर लेते हैं और जानकारी का स्तर ऊंचा कर लेते हैं। मधुमेह रोग का प्रभाव व्यक्ति के पूरे शरीर पर पड़ता है। इससे शरीर की नर्व्स यानी नसें प्रभावित होती हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। नसों पर मधुमेह के प्रभाव से रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता, जिससे पैर सुन्न पड़ जाते हैं, घाव का पता नहीं चल पाता व गैंग्रीन होने की संभावना भी होती है। मधुमेह के रोगी में आंखों की रेटिना तक जाने वाली रक्त वाहिनियां फूल जाती हैं व फट भी सकती हैं, जिससे रेटिना की सतह पर रक्त एकत्रित होने से आंख का पर्दा क्षतिग्रस्त हो सकता है व दृष्टिहीनता हो सकती है। मधुमेह का प्रभाव हृदय पर होने की स्थिति में हृदय की रक्त नलियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है और दिल के दौरे का कारण बनता है। मधुमेह का प्रभाव रोगी के गुर्दों पर होता है, जिससे वे कार्य करना बंद कर देते हैं। मधुमेह रोगी में त्वचा रोग होने की संभावना अधिक होती है,
मधुमेह के कारण लकवा होने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। महिलाओं में गर्भावस्था के प्रारंभिक 3 महीनों में शर्करा की मात्रा अधिक होने पर शिशु में जन्मजात विकृति उत्पन्न हो सकती है। मधुमेह महिलाओं में बार बार गर्भपात का कारण भी बनता है। मधुमेह से ग्रस्त होने पर यदि शर्करा का स्तर नियंत्रित न रखा जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अक्सर मधुमेह की पहचान होने तक पूरे शरीर पर उसका असर हो चुका होता है, इसलिए मधुमेह की जल्द पहचान करना जरूरी है। टोटल हेल्थ DD न्यूज।